वाक्यों के विषय में पढ़ने से पहले हम वर्ण व शब्द की परिभाषा दोहरा लेते हैं। वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। स्वर व्यंजन वर्ण के भेद हैं। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह से वाक्य बनते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाक्य के कर्ता अर्थात उद्देश्य व उसके विषय में कही गई बात अर्थात विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा उपवाक्यों को जोड़कर भी वाक्य बनते हैं, जिनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा दूसरा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होता है। आइए अब हम वाक्य के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा तथा वाक्य के गुण के बारे में जानते हैं। वाक्यों के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं, बशर्ते वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया क्रमबद्ध रूप से हों। इन वाक्यों को देखिए। है फुटबॉल खेलते बच्चे आज। इसमें कर्ता कर्म क्रिया व्यवस्थित रूप से ना होने के कारण बात समझने में परेशानी हो रही है। दूसरा वाक्य देखिए। है कत्थक सोनल सीखते। इसमें भी कर्ता कर्म क्रिया क्रमबद्ध रूप से नहीं आए हैं, अतः वाक्य समझने में स्पष्टता नहीं आ रही है। अब इन वाक्यों को देखिए। आज बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, सोनल कत्थक सीखती है। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। सर्वप्रथम कर्ता आया है बच्चे, फुटबॉल कर्म तथा खेलते हैं क्रिया का प्रयोग किया गया है जो क्रमबद्ध रूप से है। सोनल कत्थक सीखती है। कौन कत्थक सीखती है? सोनल। कर्ता सर्वप्रथम आया है। क्या सीखती है? कत्थक। कर्म कर्ता के बाद आया है और क्या कार्य कर रही है? कत्थक सीखने का कार्य कर रही है, तो सीखती है क्रिया कर्म के बाद आई है। क्रमबद्धता के कारण वाक्य स्पष्ट है। वाक्यों में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। ये वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य की गुणवत्ता हेतु वाक्य के गुणों को जानना अति आवश्यक है। वाक्य के गुण हैं पदक्रम, पद, अन्वय, योग्यता और आकांक्षा। शब्द जब तक शब्दकोश में रहते हैं वे स्वतंत्र शब्द होते हैं। जब उनका प्रयोग वाक्यों में हो जाता है तब वे पद बन जाते हैं। वाक्य में आए व्याकरणिक शब्द संज्ञा सर्वनाम कर्ता क्रिया कारक विशेषण आदि सभी पद कहलाते हैं। पदक्रम। पदक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पद और क्रम। पदों का क्रम से आना पदक्रम कहलाता है। वाक्य रचना में पदक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यवस्थित क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वाक्य अशुद्ध और अर्थहीन हो जाते हैं। हम वाक्य का सही अर्थ नहीं समझ पाते हैं। वाक्य में पदक्रम के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्रिया का प्रयोग कर्ता के बाद होता है। कर्म का प्रयोग क्रिया से पहले होता है और कर्ता के बाद होता है। दो कर्म होने पर गौण को मुख्य कर्म से पहले रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता पद का प्रयोग होता है, उसके बाद कर्म का प्रयोग होता है और कर्म के बाद क्रिया का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में एक साथ दो कर्म आ जाते हैं तो पहले गौण कर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद प्रधान कर्म का प्रयोग किया जाता है। परसर्ग क्या होता है? कारक की विभक्ति के जो चिन्ह हैं वो परसर्ग हैं। परसर्ग का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बाद किया जाता है। कैसे किया जाता है? वाक्य है, राम ने रावण को मारा। किसने मारा? ये है हमारा कर्ता। किसने मारा? राम ने मारा। तो राम के बाद कर्ता कारक का चिन्ह ने आएगा। किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्म कारक का चिन्ह को आएगा रावण के बाद। परसर्ग का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बाद किया जाता है। क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले होता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह जोर से हंसती है। हंसना क्या है? क्रिया है। और इस क्रिया की विशेषता क्या है? जोर से हंसना। जोर, तो हमने हंसने के पहले जोर शब्द का प्रयोग किया है। वह जोर से हंसती है। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग दो वाक्यों और दो शब्दों के बीच में किया जाता है। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? जो जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को भी और वाक्यों को भी। माता और पिता, यहाँ माँ और पिता के बीच में और का प्रयोग हुआ है। यह समुच्चय बोधक शब्द है जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, लड़के खेल रहे थे परंतु लड़कियां पढ़ रही थीं। लड़कों के खेलने और लड़कियों के पढ़ने को किंतु शब्द से जोड़ दिया। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए, संबोधन एवं विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। राम, यहाँ आओ। हम राम को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए राम का प्रयोग पहले है और उसके आगे विस्मय बोधक यानी संबोधन का चिन्ह है। विस्मय बोधक, विस्मय आदि बोधक शब्द ऐसे होते हैं जो संवेगों पर आधारित होते हैं। प्रशंसा भी जाहिर कर सकते हैं, खुशी भी जाहिर कर सकते हैं, घृणा भी जाहिर कर सकते हैं। छी छी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो छी छी पहले इनका प्रयोग होगा। अरे तुम आ गए, अरे ताज्जुब हो रहा है, इसका प्रयोग हमने प्रारंभ में किया है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये विस्मय आदि बोधक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य के पहले करते हैं। ये हुए पद क्रम के कुछ नियम जिन्हें हमें वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया के प्रयोग के समय ध्यान रखना आवश्यक है। अन्वय, अन्वय अर्थात मेल। वाक्यों में पदों का व्यवस्थित मेल अन्वय कहलाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सभी औरतें और आदमी घूमने गईं। आप देख रहे हैं, बहुवचन के कर्ता हैं औरतें, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हैं, और आदमी कर्ता हैं। घूमने के लिए गईं क्रिया कर्ता के अनुरूप होनी चाहिए, बहुवचन में होनी चाहिए, और यहाँ कौन सी क्रिया है? स्त्रीलिंग की क्रिया है। पुल्लिंग शब्द है आदमी, स्त्रीलिंग शब्द है औरतें। तो क्रिया बहुवचन में होनी चाहिए थी, गए। सभी औरतें और आदमी घूमने गए। वचन की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया में सही प्रयोग नहीं किया गया है शब्द का, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। दूसरा वाक्य देखिए, भाइयों ने बहन का उपहार दी।
भाइयों ने बहन का उपहार दी। ये कर्म प्रधान वाक्य है, अतः यहाँ क्रिया किसके अनुरूप होनी चाहिए? कर्म के अनुरूप होनी चाहिए। बहन को क्या दिया? उपहार दिया। उपहार पुल्लिंग शब्द है। दिया, दी स्त्रीलिंग कर दिया, इसलिए ये भी क्रिया गलत हो गई। इनका शब्द रूप गलत होने से ये वाक्य अशुद्ध हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग होना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाक्य में आकांक्षा का क्या मतलब आ गया यहाँ पर। अब क्या होता है, हम एक वाक्य बना रहे हैं, लेकिन वाक्य हमने अभी पूरा नहीं किया है, कुछ ही पदों का प्रयोग किया है। उन पदों को सुनकर आपके मन में एक जिज्ञासा होती है कि अब हम आगे क्या कहने वाले हैं। ये जिज्ञासा ही आकांक्षा कहलाती है। जैसे उस लड़की को कहकर हम आगे नहीं हम बोल रहे हैं, बस उसको कह के हम चुप हुए तो सामने वाला सोचेगा उस लड़की को से क्या मतलब है, उस लड़की को क्या, तो उसकी एक इच्छा हुई जानने की। ये इच्छा ही पदों में आकांक्षा वाक्य के अंतर्गत कहलाती है। आगे हम बोलेंगे उस लड़की को चोट लग गई, तब उसकी इच्छा, उसकी जिज्ञासा, उसकी आकांक्षा पूर्ण हो जाएगी कि हाँ भाई लड़की को चोट लग गई, ये बात ये कहना चाहते हैं।